हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस 2023 में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने एक जगह कंपाइल किए हैं। एमटीएस 2023 के पेपर में अलग अलग पेपर में ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने एक जगह आपको लिखे हैं, जो कि हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। टोटल 65 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो हिंदी और इंग्लिश वालों को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। इसको कंटेंट को बनाने में इसके पीछे काफ़ी मेहनत है मेरी। सारे पेपर एनालिसिस करना, कौन सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन सा हिस्ट्री का, कौन सा पॉलिटी का, इन सबको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ज्योग्राफी का है ऐसे ही हमने हिस्ट्री कर चुके हैं, पॉलिटी हम कर चुके हैं, हिस्ट्री के भी करा दिए हैं मैंने एमटीएस 2023 के, ठीक है। और हमने पॉलिटी के भी देख लिए हैं, एमटीएस 2023 के क्वेश्चन सारे हम देख चुके हैं, ठीक है। तो और इसमें जैसा कि आप पहले भी और वीडियो अगर आपने जो पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको पता है सिर्फ ना हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एसएससी में सवाल बने हैं आज से पहले वो सारे सवाल मैं कराता हूँ। तो ये लेक्चर इतना होगा कि अगर आज से पहले आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना ज्योग्राफी और आप इतना भी कराओगे ना, फिर भी ये मान लो इस लेक्चर से आपकी 50 to 60% ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इतना हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, जैसे कि दो कॉरिडोर हैं, एक नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, एक ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है। मतलब कि आपका ईस्ट से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है और ऐसे एक हाईवे गया है, मतलब जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है, ठीक है। कॉरिडोर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अभी ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। लिंक विच टू सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिकली ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को अभी यहाँ पर छोड़ दो। सवाल आपका इतना सा है कि अगर हम हिंदी में देखें तो पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, कॉरिडोर मतलब जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का एक हिस्सा है। देखो मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदी वीक है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बट मैंने फिर भी आपका कंटेंट हिंदी में कन्वर्ट किया है और पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लेना, ठीक है। राजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। बेसिकली आपसे ये पूछा गया कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो किस किस शहरों को जोड़ता है, ठीक है। अभी हम आगे भी देखेंगे इसमें कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, लेकिन पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो किस किस दो जगहों को जोड़ता है। तो वो आपका जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को। सिलचर और पोरबंदर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कई बार आपका पेपर में पूछा गया है। यहाँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो बीच में दे दिया है, ठीक है। अभी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है वो भी हम देख लेंगे। जो आपका चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है वो क्या है वो भी देखेंगे अभी हम। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे एक तो नॉर्थ से साउथ में आया है, एक आपका ईस्ट से वेस्ट में गया है। तो जो वेस्ट में आपका पोरबंदर हो गया, ठीक है, गुजरात में, और इधर ये सिलचर, ठीक है। ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट मतलब यहाँ से लेके आपका पोरबंदर से लेके सिलचर तक किया जाता है, एक हाईवे जाता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। अब थोड़ा सा हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखा जाए तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से कई बार सवाल बने हैं। तो देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब कि ये चार मुख्य शहरों को जोड़ता है, ठीक है। जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था बेसिकली ये नॉर्थ में दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। कोई टैबलेट नहीं है मेरे पास और मतलब जस्ट मेरी बातों पे जाना है ना। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो टैब वाला पेन होता है, जस्ट काम चलाऊ है। तो आप इस चीज़ में मत जाना, बस मेरा सुनना एक एक वर्ड में क्या कह रहा हूँ। दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है, और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, और फिर ये ऐसे। तो मतलब ये चारों आपस में कनेक्ट करता है एक हाईवे, ठीक है, इस तरह से आपका। तो ये किस शेप का है, क्वाड्रिलेटरल शेप का है। तो इसको ही स्वर्णिम चतुर्भुजाकार बोला जाता है या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। इसकी पेपर में कभी कभी पूछ लेगा कि दिल्ली और मतलब किन
कौन सा ऐसे इसमें से शहर है जिसको नहीं जोड़ता, किन किन को जोड़ता है, इस तरह से आपका सवाल बन सकता है और पिछले PYQ में बना भी है। और एक पेपर में SSC के 2021 के पेपर में CHSL में एक सवाल बना था, इसकी लेंथ पूछी थी, टोटल लेंथ पूछी थी। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जब हम इतना देख रहे हैं तो और जो सवाल बने हैं इससे रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड PYQ में, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होता है, ठीक है, वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। एक होता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। नॉर्थ में श्रीनगर से लेके आपका साउथ में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। और ये पेपर में पूछा जाता है कि जो नॉर्थ साउथ, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर आपका किस किस शहरों को जोड़ता है, वैसे ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो पेपर में पूछा गया है इससे रिलेटेड, वो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है बेटा, सेकंड, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स बना लेना, PDF किसी की भी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक है NHAI, पहले तो ये बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो 1988 इसकी टोटल लेंथ है। वो सॉरी, मैं मतलब कहाँ दिमाग चल रहा है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फाउंड हुई थी आपकी? 1988 में, ये पता होना चाहिए आपको, ये पेपर में पूछा गया था CHSL में। और दूसरी बात, इनके जो चेयरमैन है वो हैं संतोष कुमार, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, करंट चेयरमैन। तो दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो इनके जो चेयरमैन है वो संतोष कुमार हैं, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच रिवर इज ऑल्सो नॉन एज टी सैंगपो, ठीक है। किस नदी को टी सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, कावेरी रिवर, या आपका गंडक रिवर, ठीक है। ये डी हटा लेना। अब आपको बताना है कि किस रिवर को टी सैंगपो बोला जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको, चलो पहले आंसर बता देते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल देखेंगे। जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर होती है उसको आपको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर को टी सैंगपो बोला जाता है, और ये तिब्बत में बोला जाता है। अच्छा, पूरा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करी जाए ना, तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसकी जो आपकी टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर लेंथ है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका ओरिजिन है, ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो है इसका बेटा सेकंड, ओरिजिन चेमा यंग डंग। स्पेलिंग बता देता हूँ अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है। CHEMAYUNGDUNG, चेमा यंग डंग, ठीक है। ये एक ग्लेशियर है, चेमा यंग डंग ग्लेशियर। तो आपसे पेपर में सवाल कई बार ऐसे भी बनाए, SSC के PYQ उठा के देखोगे तो, कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कितनी लंबी है? तो 2900 किलोमीटर लंबी है। ओरिजिन इसका चेमायंग डंग ग्लेशियर है। और इससे क्या सवाल बना, और क्या क्या सवाल बन सकता है जो हमें पता होना चाहिए? बेटा सेकंड, हम थोड़ा सा, मैं पेन को, मतलब ये जो पेन बना रखा है डुप्लीकेट, इसको थोड़ा सा यार राइटिंग सही हो जाए तो बेटर रहेगा। एक सेकंड रुको, नहीं होगा भाई, एक टैबलेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आपको क्या पढ़ना है? हमने ब्रह्मपुत्रा पढ़ रहे थे ना, ब्रह्मपुत्रा में हमने उसकी लेंथ देख ली थी, ओरिजिन देख लिया था। अच्छा, ओरिजिन देख लिया, और आपको ये पता है कि ब्रह्मपुत्रा ख़त्म कहाँ पे होती है? मतलब जो ये ड्रेन होती है ब्रह्मपुत्रा, मतलब गिरती कहाँ पर है, किस नदी में जाके गिरती है? तो ये मतलब कहाँ पर जाके गिरती है? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब इसके डिफरेंट नाम देख लेते हैं। जैसे अभी आपसे ये पूछा गया था टी सैंगपो को मतलब किस रिवर का नाम है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्रा को जो टी सैंगपो कहते हैं किस जगह कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। देखो, ये तिब्बत से शुरू होती है, जो अभी चाइना का पार्ट है, ठीक है। बेसिकली ये तिब्बत से शुरू होती है, तिब्बत में इसको टी सैंगपो बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तिब्बत में इसको टी सैंगपो बोला जाता है। उसके बाद तिब्बत के बाद ये भारत में एंटर करती है। भारत में कहाँ करती है?
अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, बस लिख लो यार, मैं ज़्यादा लिखा नहीं पाऊँगा। अरुणाचल प्रदेश में ये आपकी एंटर करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या होता है? इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, इसको सियांग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में टी सेंगपो बोला जाता है, ये पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। अगर हम ये उसके बाद कहाँ जाते, उसके बाद असम में, ठीक है, असम में किस नाम से जाना जाता है? असम में नाम से जाना जाता है लुइट, ये पता होना चाहिए। असम में किस नाम से जाना जाता है? LUIT, लुइट। असम में लुइट के नाम से जाना जाता है। और असम के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जब एंटर करती है तो इसमें इसका जो बांग्लादेश में किस के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इस रिवर को नाम से जाना जाता है जमुना के नाम से। अगर मैं थोड़ा सा इसे समराइज कर दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैसअप हो गया है, ठीक है। अगर हम इसे समराइज कर लेते हैं, जैसे कि तिब्बत में टी सेंगपो के नाम से, बेटा सेकंड, तिब्बत में आपका टी सेंगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका दिहांग या आप बोल सकते हो सियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में इसको लुइट के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सारे नाम किसके हैं? ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम है। अच्छा, एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश में 2 रिवर आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों रिवर आपस में मिलती हैं। अच्छा, एक बात और, ये पूरा ये ब्रह्मपुत्र है। एक बात और याद रखना कि जैसे ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बताओ, अभी बताया मैंने, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही गंगा को क्या बोला जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अच्छा, जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती है ना, तो जो नदी बनती है, जो रिवर बनती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोला जाता है मेघना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये पेपर में, डिफरेंट पेपर में उठा के देखोगे तो यहाँ से आपको सवाल कई मिल जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेघना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, नंबर नहीं पड़ा हुआ है बेसिकली, कोई बात नहीं। मैंडेरिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? मैंडेरिन भारत की किस, ठीक है, किस होना चाहिए, किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? आधिकारिक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका और भूटान। तो देखो, जो मैंडेरिन लैंग्वेज है वो चाइना की है, कन्फ्यूज मत होना। चाइना में चाइनीज़ नहीं, मतलब चाइनीज़ भी लैंग्वेज है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी वो मैंडेरिन है। और दूसरी बात, अगर ऐसे देखो कई बार पेपर में अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान इनकी पूछी जा चुकी हैं, तो इनकी भी याद होनी चाहिए। अफगानिस्तान की होती है दारी, DARI। अफगानिस्तान की क्या होती है? दारी। ये पाश्तो और पर्सियन करके 2 लैंग्वेज होती थी, उनको मिला के जो एक लैंग्वेज बनी है दारी, ठीक है बेटा सेकंड, ठीक है। उन दोनों को लैंग्वेज को मिला के एक लैंग्वेज बनी दारी। श्रीलंका की है सिन्हला, ठीक है। श्रीलंका में 2 बोली जाती हैं, एक तो सिन्हला भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और तमिल भी बोली जाती है। ये दोनों बात याद रखना। आप कहाँ? आपका श्रीलंका में। वहीं पर अगर मैं भूटान की बात करूँ तो भूटान की है डी जोंगखा। भूटान की क्या है? डी जोंगखा। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल हमारा कवर हो गया। ये सारे नोट्स बना लो अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन्ड ऑफ द नील रिवर? नील नदी का पानी किस में गिरता है? ठीक है, आपको बताना है नील नदी का पानी किस में गिरता है। अब ऑप्शन दे रखे हैं, मेडिटेरेनियन सी, लेक विक्टोरिया, इंडियन ओशन, लेक तंजानिका। तो देखो, जो आपका जो नील रिवर का पानी जो गिरता है ना, वो मेडिटेरियन सी में गिरता है, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है भूमध्य सागर। अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देख लेते हैं, जो SSC में पूछे गए हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और देखो दूसरी बात, ये जो नोट्स है ना, अब MTS के पेपर के लिए नहीं करा रहा हूँ, आप कोई भी पेपर देना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे CHSL, CGL, MTS, कोई भी पेपर दो। और MTS वाले ये ना सोचें कि भैया सारे SSC के क्वेश्चन बेस्ड क्यों करा रहे हो, खाली MTS के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराओ ना भाई। ऐसी कभी गलत फहमी में मत रहना। SSC कोई भी सवाल किसी भी पेपर में पूछ लेता है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो पहले से पेपर दे रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अभी नील रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जब नील रिवर से सवाल बना है तो, ठीक है भाई। 1 मिनट वीडियो पॉज करते हैं, मैं थोड़ा सा ही करता हूँ इसे। हाँ, तो हम नील रिवर के बारे में देख रहे थे, ठीक है। नील रिवर के बारे में देख लेते हैं, नील रिवर, ठीक है। नील रिवर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये लॉन्गेस्ट रिवर है। किसकी, किस देश की लॉन्गेस्ट रिवर है बताओ भाई। आप बोलोगे भैया ये देश की नहीं, दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो नील रिवर आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अफ्रीका में पाई जाती है, और इसको अफ्रीका का फादर ऑफ, इसको लिख लो, ठीक है। मेरी बात सुनो, इसको नील रिवर को फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स बोला जाता है, ये नोट डाउन कर लो। अगर हम इसकी देखो, हमने ड्रेन तो देख लिया, मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है, लेकिन सोर्स क्या है, शुरुआत मतलब कहाँ से होती है, तो ये लेक विक्टोरिया से शुरू होती है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये इसका सोर्स है। अच्छा, लेक विक्टोरिया क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लार्जेस्ट लेक है, कहाँ का, लेक विक्टोरिया कहाँ का लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक है आपका कहाँ का बताओ, अफ्रीका का। लेक विक्टोरिया क्या है, लार्जेस्ट लेक है आपका अफ्रीका का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये अफ्रीका का लार्जेस्ट है, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए ना तो थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। अब ये थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, आपको नीचे कमेंट में बताना है फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस। मतलब कि देखो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक, ठीक है, हिंदी थोड़ी सी गलत है लेकिन आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है, समताप सीमा, सतमंडल, दुर्बलता मंडल या कुशोभ मंडल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्टेनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर या स्ट्रेटोपोज कि जो आपका एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस हैं, जैसे कि जो आपके जो भी एटमॉस्फेयर में वेदर वगैरह जो होता है, क्लाउडिंग वगैरह जो भी चेंजेस आते हैं आपके वेदर में, वो किस लेयर में होते हैं। तो थोड़ा सा हमें अगर लेयर की, अगर चलो इसका आंसर देख लो, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा। ट्रोपोस्फेयर होता है आंसर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मे बी सतमंडल बोलते हैं, एक बार देख लेना आप, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि देखो सबसे नीचे जो लेयर होती है ना, हमारी ऐसे लेयर होती हैं, और जो सबसे नीचे लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। वो कौन सी होती है भाई, वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, इससे ऊपर भाई आपकी होती है मीसोस्फेयर, इससे ऊपर होती है आपकी थर्मोस्फेयर, THERMOSPHERE, ठीक है, थर्मोस्फेयर। और उससे ऊपर आपकी होती है जो लास्ट होती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये 5 लेयर होती हैं, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 8 किलोमीटर से लेके 14.5 किलोमीटर तक वेरी करती है, ठीक है। ये इस तरह से होती है, तो बीच में ज़्यादा होती है, साइडों पे कम होती है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी 15 से 50 किलोमीटर होती है, बस इतना, इन दोनों की डिस्टेंस याद करना। ऊपर वाली मैं लिखा देता हूँ लेकिन याद मत करना, ठीक है। ये 15 से 50 होती है, 8 से 14.5 होती है, ये होती है आपकी 50 से लेके 80 किलोमीटर तक, और ये 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको 2 की याद होनी चाहिए, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। जो सवाल बनते हैं वो भी यहीं से बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। अभी बस एक चीज़ याद रखना कि जो आपकी सबसे पहली लेयर है उसमें अगर आप ऊपर जाओगे ना, तो आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। इसमें ऊपर जाओगे, बस इतना ध्यान रखना कि नीचे में टेम्परेचर कम होगा, फिर उल्टा, फिर पता है ऊपर क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर कम होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर
कम होगा। तो ऐसे पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे टेम्परेचर होता रहेगा। तो एक तो आपको टेम्परेचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और आपसे क्या पूछ सकता है कि जितनी भी वेदर कंडीशन होती हैं, जितनी भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, वो सारी कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फियर में। आपके जो हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, जो ये आप जिसमें ट्रेवल करते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं? वो ट्रोपोस्फियर में ही उड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या सवाल बन सकता है? हाँ, आपसे एक सवाल बन सकता है कि ओजोन लेयर कहाँ पर है? तो ओजोन लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन लेयर कहाँ है? ओजोन लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फियर में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए? ठीक है, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज देयर हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। निम्नलिखित में से, बेटा सेकेंड, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? बेसिकली जितना दिन में टेम्परेचर रहता है उतना ही रात में टेम्परेचर रहता है। तो वो भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ऐसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे दो स्टेट हैं भारत में, मतलब एक स्टेट है, एक यूटी है, एक हमारा केरल है, जिसमें जो टेम्परेचर होता है बिटवीन, मतलब दिन और रात का, वो बहुत ना के बराबर होता है। डिफरेंस उनका ना के बराबर होता है, जितना दिन में रहेगा उतना रात में रहेगा। एक आपका केरल है, और अगर हम यूटी की बात करा जाए तो वो अंडमान एंड निकोबार है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए साथ में। और आपसे पेपर में ये भी सवाल पूछा गया है कि हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ पर है? मतलब देखो, दिन और रात में ना के बराबर टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है, तो वो केरल होगा, या अंडमान निकोबार ऑप्शन में होगा तो वो होगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि दिन और रात में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे रहता है, तो वो थार डेजर्ट में, थार डेजर्ट में। अब ये थार डेजर्ट, अगर हम स्टेट की बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, खासकर राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं, जैसे थार डेजर्ट की बात करते हैं, दिन में अगर वहाँ टेम्परेचर जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, और रात में वही टेम्परेचर हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। इतना डिफरेंस आता है रात और दिन के टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द लू डज नॉट ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन। मतलब वो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपकी लू हैं वो किस स्टेट में नहीं चलती हैं। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। बेसिकली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? अभी देखो, जो लू चलती है ना, वो नॉर्थ में चलती है, यूपी, बिहार, और आपका दिल्ली हो गया, जैसे कि देखो पंजाब है, राजस्थान, हरियाणा है, राजस्थान है, और अपना जितना भी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, जैसे कि यूपी है, ठीक है, एक आपका बिहार हो गया, यहाँ भी लू चलती है। और आप क्या ले सकते हो, दिल्ली आ गया, एक दिल्ली हो गया। तो ये जैसे 6 मान लो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ पर क्या चलती है? यहाँ पर लू चलती हैं, ठीक है, समर सीजन में। बट नॉर्दर्न प्लेन में चलती हैं, और नॉर्दर्न प्लेन तो आपको पता होगा, नॉर्दर्न प्लेन जितनी भी नॉर्थ की स्टेट आ जाएंगी उसमें, ठीक है। लेकिन आपके अब गोवा कहाँ है? गोवा आपका महाराष्ट्र की साइड है, उधर आपकी लू नहीं चलती हैं। तो ये तो आप डिफ्रेंशिएट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये तीनों पास पास में, ये बिल्कुल अलग है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इन सब के नोट्स बना लेना भाई, आप देखना कितना इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें एक एक जो वर्ड करा रहा हूँ ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, ठीक है। इन विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ द होली माउंटेन कैलाश लोकेटेड। जो आपका कैलाश है, कैलाश माउंटेन है, वो हमारे किस पड़ोसी देश में है? ठीक है, यहाँ पर है पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? ठीक है, हिंदी थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, बट अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे ना। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है जो आपका चाइना में है, ठीक है। और ये किस रीजन में है? तिब्बत रीजन में है, ठीक है, जो अभी भारत के चाइना के अंडर आता है। अगर हम थोड़ा सा देखें कुछ चीज़ें, तो जो आपका तिब्बत, जो माउंट कैलाश है, जो आपका माउंट कैलाश है, वो आपका, उसके पास में 2 लेक भी हैं, ठीक है, जहाँ से बहुत नदियाँ भी निकलती हैं। एक है आपका मानसरोवर लेक, और एक है आपका रक्षताल लेक है एक, और एक है हमारा एक रक्षताल लेक था, एक अभी मैंने कौन सा बताया था, एक है आपका मानसरोवर लेक, एक है
सरोवर लेक, ये दोनों लेक कैलाश माउंट के पास में हैं। और दूसरी बात, यहाँ से आपकी 3 नदियाँ निकलती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक आपकी इंडस रिवर निकलती है, ये पता होनी चाहिए, एक सतलज रिवर निकलती है और एक आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन एक्सपीरियंस द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है मानसून सीजन में, ठीक है। अब आंसर मतलब ऑप्शन दे रखा है आपका असम, मेघालय, लेह और केरल कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो देखो, जो सबसे कम वर्षा होती है वो लेह लद्दाख में होती है, ठीक है। अगर लेह लद्दाख आपका ऑप्शन में ना हो तो एक और है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में भी सबसे कम बारिश होती है। और अगर आपको राजस्थान के किसी शहर की बात की जाए तो सबसे कम होती है जैसलमेर में। सबसे कम कहाँ होती है आपकी, सबसे कम होती है जैसलमेर में। और अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछ ली जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, यहाँ तो हो गया कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बताओ। बहुत बार एसएससी के पेपर में आया है, ठीक है। ये भी 2-3 बार सवाल पूछा गया है और ना सिर्फ ये एमटीएस में, कई पेपर में आया है कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है मौसिन राम। आप सबको पता होगा, MAW मौसिन राम, ठीक है, SYN मौसिन राम, ठीक है। और मौसिन राम कहाँ पर है आपका, मौसिन राम है आपका मेघालय में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि मौसिन राम कहाँ है, मेघालय में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे लगभग हर दिन बारिश होती है, 365 दिन बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन विच रिवर हैज़ द नेशनल वाटरवेज 2 बीन डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। जो आपका नेशनल वाटरवेज है 2 वो आपका किस नदी पर है ये बताना है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है, ठीक है। अभी ऑप्शन है आपका नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और कृष्णा रिवर, ठीक है। अब बताना है तो देखो, ये आपको इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं लॉजिक वाली बात, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नेशनल वाटरवेज 2 है ये है आपका ब्रह्मपुत्रा पर। ये कहाँ पर है आपका, ब्रह्मपुत्रा पर। अच्छा, इससे थोड़ा सा, अच्छा ब्रह्मपुत्रा के बारे में तो हम देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वाटरवेज के बारे में बता देता हूँ कि एक नेशनल वाटरवेज 1 और याद कर लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल बना है नेशनल वाटरवेज 1 से। नेशनल वाटरवेज 1 पहली बात तो हल्दिया को इलाहाबाद से कनेक्ट करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हल्दिया को किससे कनेक्ट करता है, इलाहाबाद से कनेक्ट करता है, ठीक है। हल्दिया को इलाहाबाद से कनेक्ट करता है, ये बात पता होना चाहिए। और ये 3 रिवर, मतलब 3 रिवर पर विकसित किया गया है। आपकी गंगा, ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। गंगा, आपकी भागीरथी, उसके बाद आपकी हुगली। गंगा, भागीरथी और हुगली, ये 3 रिवर पर डेवलप्ड है, ये पूछा गया है, मतलब ये कई बार पेपर में आया गया है। और ये लॉन्गेस्ट वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 1 जो जितने भी वाटरवे हैं भारत में उसका लॉन्गेस्ट वाटरवे है। और इसकी टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर। एक बार को लेंथ याद मत करना, लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्रा और हुगली ये 3 रिवर पर है, ये पता होना चाहिए। हल्दिया को कनेक्ट करता है इलाहाबाद से, आपको ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। और 1620 इसकी लेंथ है, अगर ये याद करना चाहो तो ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक। इनमें से कौन सा लेक है जो कि सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। तो अगर आपने लेक पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। चिलिका लेक है जो कि आपका सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो चिलिका लेक है ना, जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है भारत का, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है भारत का, ठीक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है भारत का। और चिलिका लेक कहाँ पर है आपका, चिलिका लेक आपका उड़ीसा में है, ये बात भी पता होनी चाहिए। और आपको सुपीरियर लेक के बारे में पता होना चाहिए, सुपीरियर लेक के बारे में पेपर में सवाल बना है, ठीक है। सुपीरियर लेक वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो मैंने शुरुआत में पूछा था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है,
ठीक है। सुपीरियर लेक वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ पर है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पर है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। अच्छा, अभी ऑप्शन में आपने एक और लेक देखा होगा, उसके बारे में और बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा था, हाँ टिटिकाका। टिटिकाका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लेक टिटिकाका के बारे में देख लो कि ये हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड का। लेक टिटिकाका, ऑप्शन में देख लेना स्पेलिंग, ये हाईएस्ट लेक है किसका, वर्ल्ड का। वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक है, हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। और ये कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका में है। ये कहाँ पर है, ये आपका साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और लेक पर मैंने पूरा स्टैटिक जीके की जो वीडियो में लेक कराया है, तो वहाँ से कर लेना, पूरा पूरा लेक पढ़ाया है बहुत अच्छे से, जितने भी सवाल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुंदरबंस द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। देखो पहले तो क्वेश्चन से ही सवाल बनते हैं, आपको क्वेश्चन ही पता होना चाहिए कि जो सुंदरबन है ना वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। यहाँ तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आपसे ये भी पूछ लेगा डायरेक्ट कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बता दो, वहाँ पर सुंदरबन होंगे और 3 ऑप्शन और होंगे। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, ये बताना है आपको, ये पता होना चाहिए आपको। और ये कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल में है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन है, कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। अब यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो वनस्पति होती है, जो वेजिटेशन होती है, वो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। ट्रॉपिकल थॉर्न तो होगा नहीं, डेजर्ट में होता है। माउंटेन्स में माउंटेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। सेमी एवरग्रीन होता नहीं है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसमें हम अलग से क्या देख सकते हैं, चलो अभी इसको इतना ही करते हैं, ठीक है। एक तो जब रिकॉर्ड करने बैठो ना लेक्चर, 2-4 चीज़ें तो भूल जाते हैं कि बाद में आता है यार इसमें ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। द मुंबई हाई रीजन इन अरेबियन सी इज़ नोन फॉर माइनिंग। जो मुंबई हाई रीजन है, मुंबई हाई रीजन करके एक जगह है अरब सागर में स्थित उच्च कशेतर, मुंबई हाई रीजन खनन के लिए जाना जाता है, ठीक है। किस खनन के लिए जाना जाता है मुंबई हाई रीजन, तो देखो ये बताने वाली बात नहीं है। मुंबई हाई रीजन बेसिकली मिनरल ऑयल के लिए जाना जाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और ये जो मुंबई हाई रीजन है ना, ये आपका लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है भारत का, ये भी पता होना चाहिए कि मुंबई हाई रीजन आपका लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है भारत का, ठीक है, जो मुंबई हाई रीजन है। और दूसरी बात, ये लार्जेस्ट है। अगर मैं ओल्डेस्ट पूछूं, पेपर में सवाल बनाया इसलिए करा देता हूँ कि जो ओल्डेस्ट आपका ऑयल फील्ड है भारत में वो कौन सा है, वो दिग्बोई में है, ठीक है। दिग्बोई कहाँ पर है आपका, दिग्बोई है आपका असम में, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कोल दे रखा है, ठीक है। कोल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखो कोल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सवाल पूछा गया है, पूछा जाता है इस तरह से तो नहीं पूछा जाता, ठीक है, पूछा गया हो तो पता नहीं, इस तरह से तो नहीं पूछा जाता कि कितने प्रकार के होते हैं कोल। लेकिन देखो कोल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, किस बेसिस पे, कि उसमें कितना कार्बन परसेंटेज है, कार्बन की वैल्यू, कार्बन की मात्रा कितनी है उसके बेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन होता है वो एक कोल का प्रकार होता है एंथ्रासाइट, एक ये कोल का प्रकार होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। उसके बाद बिटुमिनियस में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, बिटुमिनियस में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। उसके बाद हमारा इग्नाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन, लिग्नाइट में हमारा सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। उसके बाद हमारा सबसे जो ख़राब होता है वो पीट कॉयल होता है, ठीक है, इसमें सबसे कम कार्बन की परसेंटेज होती है। तो कई बार सवाल जो बना है पेपर में, जो मैंने देखा है, वो ऐसे बनता है कि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सबसे ख़राब बैड क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है, तो पीट कॉयल होता है। ये बात आपको, 2 चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो चाइना है वो आपका लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। कोल का लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, आपका चाइना है, और कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है और ये इम्पोर्टर भी लार्जेस्ट है, ये भी लिख लो। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करता है और इम्पोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है, लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है, ठीक है, IMPORTER, ठीक है।
ये लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और कोई ऑप्शन जो हमें कराना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ। यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम से एक सवाल बनता है पेपर में। यूरेनियम से क्या सवाल बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा यूरेनियम का कि सबसे कॉमन आइसोटोप यूरेनियम का कौन सा है जो नेचर में पाया जाता है, सबसे कॉमन। और हम जो आपने देखा होगा 9th-10th में हम पढ़ते हैं U-235 के बारे में, और मैंने एक बार ये लगा दिया था U-235, मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है, बट मेरा गलत हो गया था उस दिन से। मुझे आज तक याद है कि यूरेनियम का जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है जो कि नेचर में फाउंड होता है वो है आपका बेसिकली बेटा सेकेंड U-238, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट कॉमन आइसोटोप है यहाँ पर यूरेनियम का, ठीक है। बस इतना ही बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, द अरेबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन, कि जो अरेबियन सी है, अरब सागर, निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है, ठीक है। किस महासागर का विस्तार है ये बताना है, ठीक है। किस महासागर का आपका क्या है, एक्सटेंशन है, ये आपको बताना है। तो ये डायरेक्ट याद कर लो कि जो अरेबियन सी है वो एक्सटेंशन किसका है, इंडियन ओशन का है, ठीक है। किसका है, हिंद महासागर का। किसका है, हिंद महासागर का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच स्टेट इज गोविंद सागर भाखरा नागल लोकेटेड। तो देखो जो गोविंद सागर भाखरा नागल डैम है ना, वो आपका कहाँ पर है, वो आपका पंजाब, गुजरात, आपका पंजाब में है, ठीक है। भाखरा नागल डैम कहाँ पर है आपका, जो भाखरा नागल डैम है आपका पंजाब में है। भाखरा नागल है ना बेसिकली, बेटा सेकंड, सॉरी गलती हो गई। जो आपका भाखरा नागल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। और इसको ही भाखरा नागल को ही किस नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, ये किस रिवर पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो डैम है ये किस रिवर पर है, तो ये सतलज रिवर पर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सतलज, ये किस रिवर पर है, ये सतलज रिवर पर है, ये बात हमें पता होना चाहिए। अच्छा, डैम की बात कर रहे हैं तो डैम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर हम लॉन्गेस्ट डैम की बात करें, देखो डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लॉन्गेस्ट डैम की बात करें बेटा सेकेंड, लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो लॉन्गेस्ट डैम है आपका हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। और ये कहाँ पर है, ठीक है, ये आपका उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम कहाँ पर है आपका, हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा में है। उसके बाद अगर मैं हाईएस्ट डैम की बात करूँ, वो तो लॉन्गेस्ट है, अगर मैं हाईएस्ट डैम की बात करूँ तो हाईएस्ट डैम आपका कौन सा है, तेहरी डैम है, तेहरी डैम। और ये उत्तराखंड में है। और ये किस रिवर पर है, तेहरी डैम है आपका भागीरथी रिवर पर। तेहरी डैम है किस पे आपका, भागीरथी डैम पर, ठीक है। तो बस इसमें 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक बार समराइज कर देता हूँ। राइटिंग आपको मुझे पता है समझ में नहीं आ रही होगी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी भाई, क्या करें, टैबलेट नहीं है, ठीक है। आईपैड बहुत महंगा आता है, उतना नहीं खरीद सकते अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, लेकिन ठीक है वो सब चीज़ें छोड़ो, थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा भाई। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, मैंने 2 सवाल बताए हैं कि लॉन्गेस्ट डैम बताया है जो कि हीराकुंड डैम है, उड़ीसा में है। उसके बाद हमने हाईएस्ट डैम देखा, टेहरी डैम है और उत्तराखंड में है, और किस रिवर पर है, भागीरथी रिवर पर है। ये 2 सवाल देखे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैम वाला कर चुके हैं हम, 16 करते हैं, ठीक है। द गुआ एंड नुआमिदी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट, गुआ एंड नुआमिदी, गुआ और नुआमुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं, झारखंड, असम, हरियाणा, राजस्थान। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखो, ये जो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसकी माइंस हैं। तो ये जो माइंस है ना, ये आयरन ओर की हैं, ये पता होना चाहिए। और आयरन के लिए कौन सा स्टेट फेमस है, झारखंड, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है,
कौन सी है? मैं अभी आपको ऊपर बता के आया था, पास्त और पर्शियन जो हमने देखी थी कौन सी थी? दारी। ठीक है, डी जोंखा बताओ, अभी बताई थी मैंने। डी जोंखा कहाँ की है? भूटान की। सिन्हला कहाँ की है? श्रीलंका की। बुर्मीज कहाँ की है? बर्मा की, मतलब कि म्यांमार की। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। कर चुके हैं ये सवाल तो हम ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द प्री मानसून साबर आर नॉन इन केरला एंड कर्नाटका। जो प्री मानसून साबर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं केरल और कर्नाटका में? केरल और कर्नाटका के पूर्व मानसून वर्षा को किस रूप से जाना जाता है बेसिकली? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो साबर, हिंदी में बोलेंगे आम्र वर्षा। ठीक है, आम्र वर्षा। मतलब जो केरल और कर्नाटका में प्री मानसून साबर्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? मैंगो साबर बोला जाता है। ये डायरेक्ट रटने वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। What is the usual term used to describe the climate of India? बेसिकली जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है वो किस तरह का क्लाइमेट है भारत का, ये बताना है। ठीक है, आपका पोलर क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, या अरिड क्लाइमेट है, या डेजर्ट क्लाइमेट है? तो जो भारत का क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अच्छा, दो चीज़ होती हैं, ये आंसर तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, ट्रॉपिकल। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो क्या है? वो ये है कि दो चीज़ होती है, एक आपका क्लाइमेट होता है जो मैं बताना चाह रहा था, एक ही आपका वेदर होता है। दोनों सेम चीज़ होती है, लेकिन क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो वेदर होता है, आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा है, ऐसे मतलब जो इंस्टेंटली चीज़ें वेदर की कंडीशन होती है, आज बारिश हो रही है, आज बारिश का वेदर है, कल अच्छा वेदर है। ठीक है, इस तरह से वेदर होता है। क्लाइमेट होता है 10 साल से भी ज़्यादा मिलके, जो पिछले 10-12 साल का अगर हम अध्ययन करें, उससे जो हम उसका आउटपुट निकालें, लॉन्ग टर्म में जो यूज किया जाता है तो उसके लिए हम क्लाइमेट का यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म में जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम वेदर का यूज करते हैं। इतना सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज़ द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ नॉन एज ग्रेट बैरियर रीफ? तो पहली बात तो ये सवाल लिख लो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ पूछी गई थी पेपर में, वो कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। लेकिन यहाँ तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑप्शन में ही दे रखा है, लेकिन ये पूछा ये कहाँ पर है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कभी कभी ओशन पूछ ले तो ये पैसिफिक ओशन में है। कहाँ पर है ये? पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, पंजाब स्टेट इज रिच इन विच नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग? कि पंजाब इसमें किस चीज़ में आपका रिच है? कोल में। आपने कोल माइंस वगैरह पंजाब में देखी ही नहीं होंगी, पेट्रोलियम भी नहीं होता, सिलिकॉन भी नहीं होता। पंजाब एक चीज़ के लिए फेमस है, खेती बाड़ी के लिए। उनकी जो ज़मीन है वो फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था और इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जानने की भी जरूरत नहीं है हमें। लेटरेट सॉइल डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कि लेटरेट सॉइल है वो डेवलप होती है किस कारण की वजह से? लेटरेट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? सहनन, अवसादन, नकिसालन, केवल उच्च तापमान। तो भाई ये होता है लीचिंग की वजह से। अभी लीचिंग प्रोसेस क्या होती है? देखो, लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि आप लीचिंग प्रोसेस को ऐसे लीचिंग प्रोसेस जैसे बरसात होती है तो उसमें क्या होता है, आपका सॉइल में से जो लाइम और सिलिका को अगर अलग हटा दिया जाए और उसमें क्या रह जाता है, सिर्फ आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम रह जाता है, उस प्रोसेस को लीचिंग बोला जाता है और ये बरसात की वजह से होता है। ठीक है, और जैसे बरसात हो रही है, कहीं पर हो रही है, तो उससे क्या होगा, जो लाइम और सिलिका है वो अलग बह गए और बचा क्या उसमें मिट्टी में? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। उसकी वजह से कौन सी वो मिट्टी बन जाती है? आपकी लेटरेट सॉइल बन जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो लीचिंग प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी, आई होप। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लेटरेट सॉइल की, तो लेटरेट सॉइल ज़्यादा बारिश होती है तब बनती है और ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए लेटरेट सॉइल का। और अगर हम लेटरेट सॉइल में ये देखें कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में ये पाई जाती है, तो ये आपका कर्नाटका, आपका केरल, आपका तमिलनाडु, आपका मध्य प्रदेश, आपका असम, यहाँ पर आपकी ये लेटरेट सॉइल पाई जाती है। आई होप ये लिख लेना। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, बन जाता है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेना।
उसके बाद विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, तो ये एल्यूवियल सॉइल हमारी जो पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एल्यूवियल सॉइल के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नॉर्दर्न प्लेन्स में उत्तरी मैदान में, ठीक है, ऑप्शन ए ही उत्तरी मैदान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका देखें मतलब देखते हैं, अगर हम सॉरी मतलब देख रहे थे यार, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, क्या करा रहा था, वेट अ सेकंड एक बार देख लेता हूँ। बे भाई मान जाओ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था एलोबियल सॉइल के बारे में। ठीक है, हम एलोबियल सॉइल के बारे में देखें तो जो एलोबियल सॉइल है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक कई बार सवाल ये भी बना है कि देखो, एक तो ये सवाल बनेगा कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी है भारत में, तो वो एलोवियल सॉइल है। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे ये बन सकता है कि एलोवियल सॉइल किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें कभी कभी वो पूछ लेगा कौन कौन से मिनरल होते हैं, तो एक आपका पोटास होता है, एक आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड, और एक आपका लाइम होता है। ये आपको याद होने चाहिए, ये किस में होते हैं? एल्यूवियल सॉइल में होते हैं। ठीक है, अच्छा और थोड़ा सा सॉइल से रिलेटेड है तो और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की, ठीक है, एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स पे पाई जाती है, ब्लैक सॉइल आपकी कहाँ पे पाई जाती है? पेनिनसुलर रीजन में। ठीक है, और ब्लैक सॉइल किसके लिए सुटेबल होती है? ब्लैक सॉइल सुटेबल होती है सबसे ज़्यादा कॉटन के लिए। ये सवाल बना है कि कॉटन सबसे अच्छी कहाँ पे, किस मिट्टी पे होती है, तो वो ब्लैक सॉइल पे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और हिमालय माउंटेन पे जो सॉइल होती है वो मॉन्टेन सॉइल होती है, उसको कौन सी सॉइल बोला जाता है? मॉन्टेन सॉइल। ठीक है, हिमालय माउंटेन्स वगैरह पे जो होती है उसको बोला जाता है मॉन्टेन सॉइल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर महागौनी, रोजवुड एंड सिंचोना ट्रीज फाउंड इन इंडिया? भारत में महागौनी, रोजवुड और सिंचोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मतलब कि आपका जो क्वेश्चन पूछा है ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं। ठीक है, किस फॉरेस्ट में आपके महागौनी, रोजवुड और सिंचोना ट्री पाए जाते हैं, तो इसे डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देखने की नहीं है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आपके जो पेड़ होते हैं, और ये सवाल बना है एमटीएस में नहीं, कई पेपर्स में आया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपका एक महागौनी, रोजवुड और सिंचोना ट्रीज, ये सारे जो ट्रीज हैं ये फाउंड होते हैं, मतलब ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? ठीक है, जैसे कि हमने अभी ऊपर एक सी देखा था, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि जो साउथ चाइना सी है वो किस ओशन का पार्ट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो साउथ चाइना सी है वो आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है, प्रशांत महासागर का पार्ट है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है हमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज धीवही? ठीक है, धीवही आपकी किस इसमें से किस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको यहाँ पर बताना है, धीवही। तो देखो यहाँ पर श्रीलंका की हमने देखी थी पहले ही, श्रीलंका यहाँ पर आपका नहीं है। इसकी बताओ क्या है, इसकी सिन्हला, और क्या देखी थी हमने, एक और देखी थी तमिल। चाइना की हमने मैंडरिन देखी थी, तो ये भी नहीं है। भूटान की हमने क्या देखा था बताओ, भूटान की हम देख चुके हैं ऑलरेडी, डी जोंगखा करके है। उसके बाद अगर हम म्यांमार मालदीव्स की देखते हैं तो मालदीव्स की आपकी है धीवही, ये बात आपको याद रखनी है। ये किसकी है? मालदीव्स की है, तो हमारा मालदीव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सारी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज पहले देख ली थी, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉन एज ब्रिंगा? ठीक है, आपको बताना है कि किस मतलब भारत के किस
स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ब्रिंगा बोला जाता है, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए है, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका उड़ीसा, सी ऑप्शन है आपका मणिपुर और डी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। अब देखो सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत में कई नामों से जाना जाता है। मैं आपको करा देता हूँ, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भाई आपके सवाल बनते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो ब्रिंगा सवाल में पूछा है ना, ब्रिंगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में, ठीक है। एक चीज़ तो आप ये याद रख लेना। साथ में अगर हम बात करें राजस्थान में, तो एक बात्रा, BATRA, बात्रा के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। और राजस्थान, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में पौडू के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में किसके नाम से ज़्यादा जाना जाता है? पौडू के नाम से जाना जाता है। और जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, इधर की साइड जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नाम दिया गया है, ईस्टर्न जो इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, असम, यहाँ पर झूम कल्टीवेशन को बोला जाता है, आप वो सॉरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है झूम कल्टीवेशन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, JHUM, ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, झूम, ठीक है, झूम कल्टीवेशन। और उसके बाद मध्य प्रदेश में बेवार, मध्य प्रदेश में भी जो मध्य प्रदेश में ये बेवार के नाम से जानी जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिंगा उड़ीसा, ब्रिंगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट नाम है डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। ब्रिंगा उड़ीसा में, बात्रा राजस्थान में, पौडू आपका आंध्र प्रदेश में, झूम कल्टीवेशन ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और बेवार आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उड़ीसा में किस नाम से उड़ीसा में भी जाना जाता है? ये कमान एंड बिंगा, ये दो नाम से मशहूर कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये चीज़ भी याद रख लेना, क्योंकि अब मैं सारे एक करा रहा हूँ तो एक जगह सारी ये नोट डाउन कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे लिंक्स विच टू सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम द श्रीनगर, फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। ये सारे ऑप्शन ही ऐसे हो गए हैं क्या? वेट अ सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। आगे की थोड़ा ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन में दिक्कत है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। देखो बेसिकली जो हमने सवाल देखा था इससे शुरुआत में, शायद पहला ही सवाल था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो इसमें मैंने आपको बताया भी था, वहाँ पर नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर, हमने वहाँ पर देखा था ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। यहाँ हम देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, और मैंने आपको बताया था श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये तो पहले हम कर चुके हैं, तो ये इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार अगर देखो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो आपका जो कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। श्रीनगर को किससे करता है? कन्याकुमारी से। और वहीं पर जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है या वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर है, वो कनेक्ट करता है आपका पोरबंदर को सिलचार से। ये हम देख चुके हैं पहले ना, पोरबंदर को सिलचार से कनेक्ट करता है। और आपका सिलचार कहाँ है? असम में है, और पोरबंदर कहाँ है? आपका गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नॉन एज कोरो, मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ अच्छे से, हम एक बार कर लेते हैं, फिर आप क्योंकि इससे सवाल बनते हैं इसलिए इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा भारत का साउदर्न पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा केरल है, ठीक है। इधर की साइड हमारा क्या है? इधर की साइड हमारा कर्नाटक है। इधर की साइड हमारा क्या है? तमिलनाडु है, ठीक है। ऊपर अगर आप जाओगे तो आंध्र प्रदेश है, ऊपर जाओगे यहाँ तो आपका उड़ीसा है, ठीक है। इधर जाओगे आपका, तो इधर ऊपर जाओगे तो इधर आपका महाराष्ट्र है,
और इधर जाओगे तो आपका गोवा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये डिफरेंट कोस्ट के नाम में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि इस वाली कोस्ट को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी स्टेट कोरोमंडल स्टेट में कोस्ट के अंदर आती है, तो ये किस स्टेट की बाउंड्री को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, तो ये बोला जाता है तमिलनाडु की भी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपकी कौन सी है, ये कौन से घाट हैं या कौन सी कोस्ट है ये बताओ। ये ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न घाट है इधर। ठीक है, इधर आपके वेस्टर्न घाट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कोस्ट याद रखनी है आपको, जस्ट बेटा सेकेंड। एक कोरोमंडल कोस्ट याद रखनी है, इसके बाद आंध्रा कोस्ट है जो कि आंध्र प्रदेश को कवर करती है, आंध्रा कोस्ट। उसके बाद है उत्कल कोस्ट। ठीक है, उत्कल कोस्ट है जो वो उड़ीसा को कवर करती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी कौन सी है, यहाँ पर है आपकी मालाबार। ठीक है, मालाबार कोस्ट में आपके कौन से आते हैं, केरल और आपके कर्नाटका आते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपकी कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट में आपकी कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। अब देखो इतना अगर आपका ये क्लियर है, तो अगर हम ऊपर जाके देखते हैं, वो पूछ रहा है द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा, कि जो मुंबई से गोवा स्ट्रेच है वेस्टर्न कोस्ट पर ऑफ इंडिया, उसको क्या बोला जाता है। तो अभी मैंने बताया है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में भी कोंकण कोस्ट यहाँ पर दिया होगा, कोंकण कोस्ट, तो हमारा ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जियोग्राफिक फीचर दैट सर्व्स एज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। व्हाट इज द नेम ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स दैट सर्व्स एज बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। बेसिकली जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में ज्योग्राफिक बाउंड्री है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, मलक्का स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है, डारनडेलिस स्ट्रेट है। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, फिर क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक है आपका मलक्का स्ट्रेट, मैं स्पेलिंग थोड़ा ढंग से लिखूँगा जिससे कि आप लिख कर पाओ, मलक्का स्ट्रेट। देखो ये जो स्ट्रेट है ना, ये दो सी को कनेक्ट करती है, एक अंडमान सी से अंडमान सी। ये किसके बीच में है मलक्का स्ट्रेट, तो ये है आपकी अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। ये पूछे जाते हैं स्ट्रेट्स, इसलिए आपको याद होने चाहिए, साउथ चाइना सी। एक तो हमारी मलक्का स्ट्रेट हो गई, ठीक है। दूसरी स्ट्रेट, इसे नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, जब तक दूसरी करा देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है हमारी, एक है हमारी सुंदा स्ट्रेट, SUNDA, सुंदा स्ट्रेट, ठीक है। ये किस किस को कनेक्ट करती है, ये जावा सी को किससे कनेक्ट करती है, इंडियन ओशन से। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इसे नोट डाउन कर लो, ये पेपर में सारे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसके बाद दूसरी और देखें तो एक है पाल्क स्ट्रेट, ये तो कई बार आया है पेपर में, अनगिनत बार देखा है मैंने, पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। ये जो है पाल्क स्ट्रेट, ये पाल्क बे एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है, बे ऑफ बंगाल। और अगर कंट्रीज की बात करी जाए तो इंडिया एंड श्रीलंका को ये क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। अगर जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में देखें तो जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या करती है, ये मेडिटेरेनियन सी को किससे कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये तो ओशन के रेस्पेक्ट में हो गया। अगर कंट्रीज के रेस्पेक्ट में पूछे तो यूरोप को किससे, अफ्रीका से,
यूरोप को अफ्रीका से, सही है। ठीक है, तो हमारा ये ध्यान रखना। उसके बाद एक और लिख लो, चलो एक स्टेट और लिख लो। ठीक है, जब हम इतनी कर ही रहे हैं तो वो भी करा ही देता हूँ। ठीक है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे स्टेट इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। एक है आपकी बैब अल मंदेब, बैब अल मंदेब स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या करती है, ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है, गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमने ये सारे स्ट्रेट कर लिए, अब आपको आंसर तो मिल ही गया होगा और ये सब आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज महावत इन इंडिया? भारत में महावत कैसे कहा गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात तो है नहीं। जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है विंटर सीजन में, उसको महावत बोला जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, इन द रियल्म ऑफ सॉइल साइंस ह्यूमस इज कंसिडर्ड। ठीक है, ह्यूमस को किस तरह से कंसिडर्ड किया जाता है ये बताना है। मृदा वाणिज्यान के कस्तेर में ह्यूमस को क्या माना जाता है हिंदी में, यार पता नहीं, आगे से नोट्स में ध्यान रखा जाएगा बट सही होंगी। ठीक है, मिनरल रिच कंपाउंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, ऑर्गेनिक मटेरियल या सिंथेटिक एडिटिव। जो आपका ह्यूमस है उसको किस तरह से कंसिडर्ड किया जाता है ये बताना है। तो देखो जो ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस का मतलब अगर आपको पता है तो ह्यूमस का मतलब होता है जैसे कि कोई आपका ऑर्गेनिक मैटर है, आपने सॉइल में वो कोई पेड़ पौधे, हम उसे क्या करते हैं, ज़मीन में हमने गाड़ दिया और हम वो किस में कन्वर्ट होता है, एक टाइम के बाद मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, उसको क्या बोला जाता है, उसको ह्यूमस बोला जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विच ग्रुप ऑफ क्रॉप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप एंड आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया। वो आपसे पूछा जा रहा है विच ग्रुप ऑफ क्रॉप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप, कि इनमें से कौन सी क्रॉप, मतलब दो का ग्रुप है कि दोनों क्रॉप फाइबर क्रॉप होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा भारत में लार्ज स्केल पे उसका उत्पादन होता है, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो टी एंड कॉफ़ी, आपकी ये टी एंड कॉफ़ी क्या है, फाइबर क्रॉप नहीं है। ठीक है, ग्राम एंड टूर फाइबर क्रॉप नहीं है। व्हीट एंड राइस भी। जूट एंड हेम्प, जूट और हेम्प आपका क्या है, आपकी एक फाइबर क्रॉप है। ठीक है, जूट का पेड़ होता है हेम्प। ठीक है, हेम्प होता है आपका भांग। ठीक है, हेम्प बोला जाता है उसको, गांजे को भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ही हमारी फाइबर क्रॉप है और हम वैसे भी देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सी फाइबर क्रॉप है या नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अगर क्रॉप की बात आई है तो मैं थोड़ा सा करा देता हूँ आपको। चलो एक चीज़ बताओ, क्रॉप की बात से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैक्सिमम जो टी है वो किस स्टेट में प्रोड्यूस होती है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में मैक्सिमम टी होती है। भाई बारिश आ रही है, पता नहीं ऐसा तो, अब बारिश आ रही है, अच्छा थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आ रही हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। मैक्सिमम टी किस स्टेट में प्रोड्यूस होती है ये बताओ। तो मैक्सिमम टी होती है आपकी असम में, लिख लेना ये सब। ठीक है, मैक्सिमम टी। अगर मैं मैक्सिमम राइस की बात करूँ कि मैक्सिमम राइस किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है, तो वेस्ट बंगाल, ये तो पता होगा। मैक्सिमम व्हीट की बात करते हैं, गेहूँ की, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में। मैक्सिमम अगर हम कॉफ़ी की बात करें कि और कॉफ़ी कहाँ होती है, तो मैक्सिमम कॉफ़ी होती है आपकी कर्नाटका में। मैक्सिमम कॉफ़ी क्या होती है आपकी, कर्नाटका में। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द एज द डेक्कन ट्रैप इज नॉन, कि काली मिट्टी का क्षेत्र को ढक्कन उबेदन डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो देखो जो ब्लैक सॉइल है ना, हमें ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब हम ऊपर देख रहे थे कि जो ब्लैक सॉइल है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, तो आपकी जो ब्लैक सॉइल है वो पेनिनसुलर प्लेटू पे पाई जाती है। और हमने देखी थी जो एलुवियल सॉइल थी वो कहाँ पाई जाती थी, एलुवियल सॉइल हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। तो ये तो बहुत आसान है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा किस
क्रॉप के लिए सूटेबल होती है तो ये कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग विच मंथ डू रिट्रेटिंग मानसून अकर इन इंडिया। ठीक है, भारत में मानसून नवीरतन किस महीने के दौरान होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, रिट्रीटिंग मानसून अकर मतलब कि वापस से बारिश, वापस से बादल वापस से आना। तो देखो, ये आते हैं अक्टूबर नवंबर में, ये आपके अक्टूबर नवंबर में आते हैं, मतलब कि ठंड के सीज़न में। और कभी कभी आपसे सवाल इस तरह से भी बनता है कि ठंड में, विंटर्स में रेनफॉल कहाँ पर होती है। तो देखो, अगर विंटर में देखी जाए तो रेनफॉल जो होती है वो तमिलनाडु पे होती है। और ये कौन सा मानसून होता है, इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। और ये कौन से मंथ में आता है, अक्टूबर नवंबर मंथ में आता है। ठीक है, और तमिलनाडु किस कोस्ट पर है, कोरोमंडल कोस्ट पे, कोरोमंडल कोस्ट पे। तो कभी आपसे तमिलनाडु ना पूछ के ये पूछ लेंगे कि जो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश होती है वो किस कोस्ट पे सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होती है आपकी कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होती है। स्टेट पूछ लेगा तो तमिलनाडु हो गया। किस मंथ में आती है, अक्टूबर नवंबर में आती है। कौन सा मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बारिश से देखें तो एक सवाल और बनता है कि जो मैक्सिमम बारिश होती है भारत में वो किस मानसून की वजह से होती है। जैसे ये रिट्रीटिंग मानसून है, ऐसे एक मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अच्छा, सबसे पहले जो साउथ वेस्ट मानसून की जो बारिश होती है वो किस स्टेट में रिसीव होती है, ये भी सवाल बना था एक बार, तो वो भी लिख लेना। वो है आपका केरला, कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो सबसे पहले बारिश रिसीव कहाँ होती है, केरला में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम ओवरऑल मानसून की बात करी जाए कि सबसे पहले मानसून कहाँ पे आते हैं, तो वो आते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार में। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और हम क्या याद कर सकते हैं बारिश से रिलेटेड, 1 मिनट में रफ करता हूँ फिर याद करता हूँ। ठीक है, अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि देखो सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, लेकिन कब होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। ये जून से लेके सितंबर के बीच में बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। और रिट्रीटिंग मानसून की वजह से अक्टूबर नवंबर में होती है, कोरोमंडल कोस्ट मतलब तमिलनाडु में होती है। तो ये बात आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू द ईस्ट। कि विच ऑफ द ओशन, इनमें से कौन सा समुद्र है जो सराउंडेड है, देखो, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका से एंड साउथ अमेरिका से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका से और दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम वेस्ट में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से, और साउथ और ईस्ट में बात करें तो साउथ अमेरिका से। तो अब आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है कि सही आंसर कौन सा ओशन होगा। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आपका पैसिफिक ओशन। अच्छा, पैसिफिक ओशन के बारे में आप एक चीज़ तो जानते होंगे, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, जो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा ओशन है और कुछ एक्स्ट्रा हमें याद करना है नहीं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट। कि बेस्ट में, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये आपकी कौन सी, ये आपकी बेस्ट हो गया, बेस्ट कोर्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट कोर्ट। अब इसमें टूटीकोरन, मुंबई, अब देखो मुंबई पोर्ट जो पड़ता है आपका वो इधर पड़ता है ना, महाराष्ट्र इधर, इस वाली इधर है, इधर यहाँ पे, तो मुंबई पोर्ट जाहिर सी बात है इस पे ही होगा। और एक ही मतलब एक ही बताना, तो ये सब कहाँ होंगे, ये सब आपके, जैसे कि देखो विशाखापट्टनम यहाँ होगा, पैरादीप इधर होगा, टूटीकोरन पोर्ट इधर होगा। तो ये सारे पोर्ट किधर है, इधर है, ईस्ट की साइड है। वेस्ट की साइड, वेस्टर्न कोस्ट पे सिर्फ हमारा एक ही पोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अगर हम पोर्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ एक्सटर्नल मतलब जैसे कि अगर हम टूटीकोरन पोर्ट वो दे रखा है आपका, टूटीकोरन जो था पोर्ट, वो कहाँ पर है आपका, आपको पता होना चाहिए। टूटीकोरन पोर्ट आपका तमिलनाडु पे है, तो इसलिए कहाँ पर आएगा, ये कोरोमंडल कोस्ट में आएगा। कहाँ आएगा, कोरोमंडल कोस्ट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम, हमारा और कौन सा था, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना। और पैरादीप पोर्ट,
पारादीप पोर्ट है आपका उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में है, और उड़ीसा पर कौन सी कोस्ट है? उत्कल कोस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम पोर्ट में और थोड़े से क्वेश्चन देखें जहाँ से सवाल बने हैं प्रीवियस ईयर में और आगे बनने के चांसेस हैं, वो है अगर आपसे पूछ लिया जाए ओल्डेस्ट पोर्ट। ठीक है, सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट पोर्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो आपका ओल्डेस्ट पोर्ट है वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये सबसे पुराना पोर्ट है। अच्छा, एक सवाल और बनता है, और ये कहाँ पर है ये भी चलो मैं बता ही देता हूँ, ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, एक तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। एक और है कि ये तो सबसे पुराना है, एक है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी मिलने के बाद पहला पोर्ट कौन सा है, मतलब पहला पोर्ट कौन सा बना था? ये बना था आपका कांडला पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कांडला पोर्ट बना था और ये फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और कांडला पोर्ट को अभी किस नाम से जाना जाता है? तो अभी इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ और याद रखना, दीनदयाल पोर्ट के नाम से और जाना जाता है इसे। ठीक है, और कांडला पोर्ट कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और पोर्ट से रिलेटेड चलो इतना ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। अभी देखो, जब मैं आपको लेक का एक क्वेश्चन आया था, जब मैं आपको करा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट लेक है वो कौन सा है, वो टिटिकाका लेक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है इस पर टाइम वेस्ट करने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन एक्सटेंड्स टू मेडिटेरियन सी, मतलब कौन सा मेडिटेरियन सी तक एक्सटेंड है। ठीक है, ये शायद हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अटलांटिक ओशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़े और क्वेश्चन मिले हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2018-19 विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो बेसिकली आपको बताना है कि रबर जो प्रोड्यूस होता है वो इंडिया के किस प्रदेश में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि रबर का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो जो रबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो केरल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केरल सही हो जाएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर हम देखना चाहें, अगर मैं व्हीट का प्रोडक्शन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन, चलो छोड़ो एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज अ बेस्ट फ्लोइंग रिवर, कि इनमें से कौन सी रिवर बेस्ट फ्लोइंग रिवर है? भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है? इसका आंसर देख लो, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसका आंसर आपका नर्मदा रिवर हो जाएगा। अब देखो, दो तरह की नदी होती हैं, अब आप थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। ठीक है, एक होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अभी बेसिकली ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी होती हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है और जो ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, तो जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, ईस्ट की तरफ, और ये कहाँ जाके गिरती हैं? ये यहाँ से निकलती हैं और ये कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो 4 प्रमुख नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, नाम लिख लो उनके, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ। एक है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, मैं आपको ट्रिक भी बता दूँगा कैसे याद करना है आपको। एक है आपकी गोदावरी, ठीक है, दूसरी है यहाँ पर आपकी महानदी, तीसरी है यहाँ पर आपकी कृष्णा, ठीक है, और चौथी है यहाँ पर आपकी कावेरी।
ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती हैं। और जो मैंने इनको याद किया था मैं बता देता हूँ, मैंने किया था गुड मॉर्निंग कृष्णा कावेरी चलो बंगाल चलते हैं। गुड मॉर्निंग कृष्णा कावेरी चलो बंगाल चलते हैं। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये तीनों कहाँ गिरती हैं? बंगाल में। और किधर की साइड बहती हैं? ईस्ट की साइड। ऐसे ही कुछ नदी आपकी, जैसे अगर ये मैं बेटा सेकंड, अगर जैसे हम, ये हमारा इंडिया का नीचे साउदर्न पार्ट है, कुछ नदी ऐसे जाती हैं वेस्ट की तरफ जो कि यहाँ अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो यहाँ पर अब उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जो आपकी बेस्ट फ्लोइंग रिवर है उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो पहली है वो है आपकी नर्मदा, ठीक है। दूसरी है आपकी तापी, तीसरी है यहाँ पर आपकी साबरमती, और चौथी है यहाँ पर आपकी माही, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था कि मतलब गुड मॉर्निंग कृष्णा कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, इनको छोड़ के कोई भी नदी आएगी मैं बेस्ट फ्लोइंग रिवर लगा दूंगा उसको, ठीक है। तो ये आपकी बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। और अच्छा, हमने इतना पढ़ा है तो मैं आपको, जैसे हमने ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर देखी है उसमें हमने एक रिवर देखी थी गोदावरी, उसमें अलग से भी सवाल बन जाता है। गोदावरी पर क्या सवाल बनता है वो देख लेते हैं कि गोदावरी का सबसे पहले तो एक दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कि गोदावरी का एक दूसरा नाम के नाम से भी जानी जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी नदी ब्रद्ध गंगा है, तो इसको, गोदावरी को ब्रद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी बात पता होना चाहिए भारत की, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर है उसमें तो ये सबसे बड़ी है, जो नीचे आपकी नदियां बहती हैं। अगर सबसे लार्जेस्ट, देखो अगर वैसे रिवर पूछा जाए तो सबसे बड़ी रिवर आपकी गंगा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लार्जेस्ट रिवर पूछा जाए, ठीक है, गंगा में बात बता रहा हूँ इंडिया में, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रह्मपुत्रा, मतलब वो और देशों में भी तो जाती है, तिब्बत में, ठीक है, तो उसको लगाकर, ठीक है, तिब्बत, इंडिया, फिर बांग्लादेश, इस तरह से। लेकिन अगर हम एंटायरली इंडिया में इंडिया की सबसे बड़ी नदी की बात करी जाए तो गंगा है। और अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो गोदावरी है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट, ये पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी है, पेनिनसुलर रिवर, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी का चलो ओरिजिन और बता देता हूँ, ठीक है। कभी पेपर में पूछा गया था एक बार, तो ओरिजिन भी और देख लो कि मतलब कई बार पूछा गया, ओरिजिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी गोदावरी मतलब कहाँ से निकलती है, तो ये आपका निकलता है त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है। और त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है आपका। और ये कहाँ, महाराष्ट्र मतलब त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक के पास में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। और ये गिरती कहाँ है? ये आपकी वहाँ पे जाके गिरती है अरेबियन सी में, क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और इसकी ट्रिब्यूटरी भी पेपर में 1-2 बार पूछी गई है, तो लिख लो, ठीक है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ इसकी, एक है पूर्णा, ठीक है। और अगर मैं दूसरी की बात करूँ तो एक है पैनगंगा, ठीक है, एक है बड़दा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वैसे तो और भी हैं लेकिन 4 लिखवा रहा हूँ मैं। बड़दा हो गया, पूर्णा हो गया, पैनगंगा हो गया, और एक लिख लो मंजरा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? आपकी गोदावरी रिवर की। तो गोदावरी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी के बारे में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी 4 हमने ये ट्रिब्यूटरी भी देख ली, ठीक है। और ठीक है, इतना देखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर ब्लैक सॉइल। शायद ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका था कि ब्लैक सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है, तो वो आपकी कॉटन है, ठीक है। और ठीक है, ब्लैक सॉइल सबसे, मतलब जो कॉटन के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल सॉइल जो होती है ना, वो आपकी ब्लैक सॉइल होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, ओस, अमन एंड बोरो आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद द क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि देखो ये 3 नाम है, ओस, अमन
और बोरो। भारत में औस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित हैं बेसिकली बताना। तो इसमें कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट याद कर लो कि ओस, अमन और बोरो ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये आपके पैडी से एसोसिएटेड है, मतलब धान से एसोसिएटेड है। बस इतना पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर, द पोर्ट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। ठीक है, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह के व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए किया गया था बंदरगाह विकसित। ठीक है, मतलब एक बंदरगाह विकसित किया गया था, बेसिकली ये आगे आएगा। बंदरगाह विकसित किया गया था आज़ादी के बाद बंदरगाह। ठीक है, मतलब मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा क्या हो गया था, मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा लोड हो गया था, तो उसको ईज करने के लिए एक नया आपका बंदरगाह बनाया गया था। तो वो बताना है वो कौन सा बंदरगाह है, मतलब कि बेसिकली कौन सा पोर्ट है, उसका आपको आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट हो जाएगा यहाँ पर, कांडला पोर्ट। और इसमें ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस के जस्ट आफ्टर कौन सा पोर्ट बना है, तो कांडला पोर्ट बना है। ठीक है, कांडला पोर्ट कहाँ पर है, कांडला पोर्ट आपको गुजरात में, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग समर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम तट पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है, आपको यहाँ पर आंसर बताना है। What is the main reason behind the substantial rainfall during the summer on the western coast of India। देखो अब जैसे हमारा ये भारत है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे जो बारिश होती है, तो जो इसका रीजन होता है वो वेस्टर्न, यहाँ इधर वेस्टर्न घाट है। ठीक है, जिसकी वजह से बारिश होती है आपकी, तो वेस्टर्न कोस्ट पर वेस्टर्न घाट। तो इसमें तो इसे तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि वेस्टर्न को पश्चिम बोला जाता है ना, तो पश्चिम घाट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ एल्यूवियल सॉइल फाउंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी सॉइल करा रहा तो मैंने आपको कराया भी था कि अगर देखा जाए भारत में तो सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, और एल्यूवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स पे पाई जाती है, ये हमने देखा था। ठीक है, पहले जब एक क्वेश्चन आया था। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किस स्टेट में है नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो यूपी में है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम इसके डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी यहाँ पर ख़त्म करते हैं इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं, भारत का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। कि जैसे कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो आपका इधर से आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, उससे सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है। अगर भारत में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो आपका जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा होती है। हमने मानसून अभी एक पहले हम कर चुके हैं डिस्कस। तो और ये सबसे पहले कहाँ पर होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश, तो ये केरल में बारिश सबसे पहले होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फैक्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, ये आपको बताना है। लैटिट्यूड, विंड, एल्टीट्यूड या लॉन्गिट्यूड। कि जो हमारा भारत का क्लाइमेट है उसको इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर आपको अफेक्ट करते हैं। देखो लैटिट्यूड करता है, ठीक है, उसके बाद विंड भी आपका करता है। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड नहीं करता, लैटिट्यूड करता है, ये बात ध्यान रखना, और एल्टीट्यूड भी करता है। अब मैं कुछ और भी फैक्टर बता देता हूँ जिनसे आपका ये अफेक्ट होता है। ठीक है, जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। जैसे कि एक है आपका पहला है प्रेशर एंड विंड। बेटा सेकंड, पहला है यहाँ पर प्रेशर एंड विंड। ठीक है, जो फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। दूसरा है यहाँ पर आपका ओशन करंट। तीसरा है यहाँ पर माउंटेन बैरियर्स,
ठीक है। चौथा है यहाँ पर लैटिट्यूड, चौथा है यहाँ पर लैटिट्यूड, ठीक है। पांचवा है यहाँ पर एल्टीट्यूड, जो ऑप्शन में भी दिए हैं, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, विंड, ठीक है, ये सब ऑप्शन में भी दिए हैं। उसके बाद लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और स्टॉर्म्स की वजह से भी आपका क्लाइमेट अफेक्ट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आपका क्लाइमेट अफेक्ट होता है, और वहाँ पे कुछ में से ये दे रखे थे, ठीक है। लैटिट्यूड दे रखा था, विंड दे रखा था, तो ये ध्यान रखना लॉन्गिट्यूड की वजह से नहीं होता, लैटिट्यूड की वजह से तो होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऊंचाई की वजह से होता है, अक्षांश वायु की वजह से होता है, देशांतर और अक्षांश। एक बार देख लेना यार, इनमें से लॉन्गिट्यूड को क्या कहेंगे हिंदी में, जो लॉन्गिट्यूड को कहेंगे वो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल, ये कौन सी हिल्स हैं जो लोकेटेड हैं आपकी पूर्वांचल में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, जो आपकी पूर्वांचल में जो आपकी हिल्स लोकेटेड हैं, मैं पहले यहाँ तो 2 ही दे रखी हैं, मैं आपको पूरी बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि जो पूर्वांचल रेंज में अगर मैं देखा जाए सब जो हिल्स आपकी लोकेटेड है, एक आपकी नागा हिल्स लोकेटेड है, नागा हिल्स लोकेटेड है, और कौन सी है, एक नागा हिल्स है, एक आपकी मणिपुर हिल्स है, एक आपकी मणिपुर हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एक आपकी, ठीक है। और 4 हैं टोटल, ठीक है। मणिपुर हिल्स हो गई, नागा हिल्स हो गई, एक मिजो हिल्स और पटकई हिल्स बचा ना, मिजो हिल्स, और एक बचा आपका पटकई हिल्स, पटकई हिल्स, ठीक है। ये कहाँ पर हैं आपकी, ये पूर्वांचल रेंज में पड़ती हैं। अब देखो इनमें से कौन सा दे रखा है, ठीक है, खासी और जयंतिया नहीं होगा यहाँ पर, मिजो एंड नागा दे रखा है, तो ये यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ मैं आपको और मतलब हिल्स बता देता हूँ, उनकी हाईएस्ट पीक बता देता हूँ, जहाँ से पेपर में सवाल बनता है। एक तो ये नोट डाउन कर लो कि पूर्वांचल रेंज में ये 4 आपकी 4 हिल्स हैं जो पड़ती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक लिख लो नीलगिरी हिल्स के बारे में, नीलगिरी हिल्स के बारे में, नीलगिरी हिल्स के बारे में, यहाँ से पेपर में सवाल बनाए कई बार, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जो नीलगिरी के बारे में पता होना चाहिए, नीलगिरी के बारे में आपको एक बात ये पता होना चाहिए, ये मीटिंग पॉइंट है किसका, वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का। ये मीटिंग जैसे हमारा देखो ये वेस्टर्न घाट है, ये वाले, ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर है आपकी नीलगिरी हिल्स, तो ये मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स किसका, ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का और वेस्टर्न घाट का, ये मीटिंग पॉइंट है। ये सवाल पूछ लेता है पेपर में, कई बार पूछा गया है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है ये, ठीक है, लिख लेना ये बात। और आपको नीलगिरी के बारे में क्या पता होना चाहिए, अच्छा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक याद पता होना चाहिए आपको, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, बेटा सेकंड, नीलगिरी की आपको हाईएस्ट पीक पता होना चाहिए, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक आपको पता होनी चाहिए। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, डोडा बेटा, ये नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए, एक अरावली हिल्स होती है, उसकी भी हाईएस्ट पीक लिख लो। चलो अरावली हिल्स के पेपर में सवाल बना था तो इसलिए करा देता हूँ। अरावली हिल्स है एक, ठीक है। अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है वो है आपकी गुरु शिखर, गुरु शिखर, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ रह गया, चलो इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेट स्ट्रीम्स आर अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ, जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो किसकी पर्टिकुलर फॉर्म है, जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है, वायुमंडल का है, मौसम वाताग्र का है, या आवधिक जल गति का है, या भूभि क्षेपी पवनय का है, वेदर फ्रंट्स, पीरियोडिक वाटर मोशंस,
स्ट्रोफिक विंड्स एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। आपको बताना जो जेट स्ट्रीम है वो किसका एक फॉर्म है। तो जो जेट स्ट्रीम है वो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का एक फॉर्म है, और आपको बस इतना ही याद रखना है और एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। ऐसा जिससे कोई सवाल ज़्यादा बने नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। आपको मैं ये बात तो बता चुके हैं ना हम। एक तो पता है ये मतलब आफ्टर 40 क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा पीपीटी आपने देखा होगा 39 क्वेश्चन तक पीपीटी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो ये मैं दूसरे दिन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे अब ये नहीं पता कि मैंने क्या करा दिया है क्या नहीं करा दिया, थोड़ा सा भूल गया हूँ कि ये कवर कराया है या नहीं कराया। जैसे कि अगर वैसे मुझे ऐसा याद है कि ये कराया है मैंने क्वेश्चन, मतलब जब हम पहले क्वेश्चन देख रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन के वक्त जो रेनफॉल बारिश होती है वो शायद हमने एक देखा था, हाँ, रिट्रीट मानसून के बारे में जो मैंने बताया था, रिट्रीट मानसून की वजह से बारिश होती है। और कहाँ पे होती है, आपकी कोरोमंडल कोस्ट पे होती है। कोरोमंडल कोस्ट मतलब तमिलनाडु में आंसर में हमारा ऑप्शन में तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। देखो क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट इंग्लिश में एकदम सही लिखा हुआ है, और आगे से और पीपीटीज में ट्राई किया जाएगा कि आगे से आपका हिंदी में भी एकदम से सही हो। आप हिस्ट्री और पॉलिटी का आपने लेक्चर देखा होगा, उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन ठीक थे, बट ज्योग्राफी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो प्लीज़ यार मैनेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच माउंटेन रेंज द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद राजस्थान, कि राजस्थान से कौन सी माउंटेन रेंज, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए है सह्याद्री रेंज, विंध्या रेंज, अरावली रेंज या सतपुरा रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो माउंटेन रेंज है ना राजस्थान की, वो कौन सी है, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, अरावली जो हम ऊपर करके आए थे जिसकी हाईएस्ट पीक थी गुरु शिखर, वो आपकी कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये रेंज और करा देता हूँ, जैसे सह्याद्री है, विंध्या रेंज है, सतपुरा है, इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहाँ से पेपर में सवाल बनता है। देखो अरावली रेंज अभी करा दी थी मैंने, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है। और ठीक है, अभी हम देखते हैं सह्याद्री रेंज के बारे में। सह्याद्री रेंज, ठीक है। सह्याद्री रेंज आपको जो वेस्टर्न घाट है उसको बोला जाता है सह्याद्री रेंज, और ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इनको मतलब इनको कवर करती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जो सह्याद्री रेंज है आपकी, सह्याद्री रेंज बेसिकली वेस्टर्न घाट को बोला जाता है। सह्याद्री रेंज आपकी वेस्टर्न घाट को बोला जाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं वेस्टर्न घाट में, आपका तमिलनाडु आता है, केरल आता है, कर्नाटका आता है, गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है। एक देखी थी हमने विंध्या रेंज, ठीक है। अच्छा इसकी हाईएस्ट पीक, सह्याद्री रेंज की हाईएस्ट पीक जो मैं करा रहा था वो तो भूल ही गया। इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वो कौन सी है, वो अनामुडी पीक है, ये ध्यान रखना। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनामुडी पीक, ये बात याद रखना, ठीक है। और रेंजेस की हाईएस्ट पीक देख लेते हैं। और ऑप्शन में क्या था, एक विंध्या रेंज था ना शायद, तो विंध्या रेंज कर लेते हैं, विंध्या रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो विंध्या रेंज है वो आपकी मध्य प्रदेश में है, जैसे अरावली रेंज आपकी राजस्थान में है, तो ये मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से सवाल बना है तो लिख लेना। और जो इसकी हाईएस्ट पीक है ना, जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो क्या है, वो है आपकी गुडविल पीक। हाईएस्ट पीक है आपकी गुडविल पीक, तो ये बात यहाँ पर आपको विंध्या रेंज के बारे में पता होना चाहिए। और एक और कौन सी रेंज रह गई हैं आपकी, विंध्या रेंज हो गई। अच्छा मध्य प्रदेश में एक तो विंध्या रेंज है, एक और रेंज है आपकी सतपुरा रेंज, ठीक है। सतपुरा रेंज ये भी मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना, पूछ सकता है पेपर में कहाँ पर है। और इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में भी पूछ सकता है, तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट धूपगढ़, धूपगढ़। तो आपसे ये सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और जैसे हमने वेस्टर्न घाट सह्याद्री का क्या देखा था, अनामुडी, वैसे ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक देख लो, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक देख लो। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक भी आपसे पूछी जा सकती है। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी महेंद्रगिरी, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है।
इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जियोग्राफिक फीचर दैट सर्व्स एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, मैंने आपको कराया था अभी जब हम देख रहे थे, स्टेट्स देख रहे थे, तो मैंने उसमें पाल की स्टेट आपको कराई थी ना, जो आपकी इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर पाल की स्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल डम रूप, मतलब हिंदी में कुछ गलत लिखा होगा ये, ठीक है, लेकिन पाल की स्टेट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 54 है, मैंगो साबर्स आर एसोसिएटेड विच ऑफ द टू स्टेट। मैंगो साबर किन दो स्टेट से रिलेटेड है। शायद मैंगो साबर हम पहले कर चुके हैं, ये केरल और कर्नाटका से रिलेटेड है। मैंगो साबर केरल और कर्नाटका से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखना, केरल और कर्नाटका से आपकी मैंगो साबर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द फेमस कोल माइनिंग रीजन कोरबा, जो आपकी फेमस कोल माइनिंग रीजन है कोरबा, वो किस स्टेट में है, यहाँ पर बताना है। तो जो कोरबा है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कोरबा कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ये कोल माइनिंग है। और अगर हमें और क्या पता होना चाहिए, कोल माइनिंग, अगर आपने एक मूवी देखी थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, ये कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। और इसको कोलार गोल्ड फील्ड को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, लैंड ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसको नहीं, कर्नाटका को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर सोना पाया जाता है तो वो कर्नाटका में पाया जाता है, उसे लैंड ऑफ कोल भी बोला जाता है। भारत का 80% गोल्ड कर्नाटका से मिलता है हमें, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विटनेसेस द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। निम्नलिखित में से किस राज्य में मॉनसून का सर्वप्रथम आता है, ये आपको बताना है कि मॉनसून सर्वप्रथम किस राज्य में आता है। शायद ये भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ये आपका सबसे पहले जो मॉनसून आता है वो केरल में आता है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन रिसीव्स द मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, ये पूछा है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये है मौसिन राम एक जगह है भारत में, और ये किस स्टेट में पड़ती है, ये भी पूछ सकता है। ये मेघालय में पड़ती है, ठीक है, मेघालय में, तो मेघालय में पड़ता है मौसिन राम, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न घाट पीक। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ईस्टर्न घाट पीक का एग्जाम्पल है। अभी देखो, अगर मैंने ईस्टर्न घाट का, अगर अभी आपने लेक्चर देखा है तो मैंने आपको कराया भी था, पूर्वी घाट का शिखर का उदाहरण बताना है, और मैंने आपको कराया भी था कि जो ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है। तो भाई जब उसका हाईएस्ट पीक है, और आपको तो यहाँ पर सिर्फ पीक पूछा है, और जब महेंद्रगिरी दिया है तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। डोडा बेटा होगा नहीं, अनामुडी और गुरु शिखर ये आपके होंगे नहीं, ठीक है। तो आपको महेंद्रगिरी किसका है, ईस्टर्न घाट में है, ठीक है, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, ये बात भी याद रखना। महेंद्रगिरी आपकी ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट शिखर है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर कैमल्स फाउंड इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊंट पाए जाते हैं, ये बताना है आपको कि ऊंट कहाँ पाए जाते हैं। देखो, अब देखो, इसमें कोई बहुत सिंपल सा सवाल है, मेरे को एक बात बताओ, ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं। आप बोलोगे भैया ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में कैसा फॉरेस्ट पाया जाता है, थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी मतलब नुकीले पेड़ होते हैं, बबूल वगैरह, जहाँ पर जिनको पानी की कम जरूरत होती है, छोटे छोटे नुकीले पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो आपके राजस्थान में तो जो फॉरेस्ट है वो कैसे वनों में पाए जाते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट में, ठीक है। झाड़ वगैरह होती है, कांटे वगैरह की, जहाँ पर जिस जगह पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है, उसको थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस बोला जाता है, और वहाँ पर उन वनों में ऊंट आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट। मोहो किसको सेपरेट करती है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि मोहो किसको सेपरेट करती है। तो ये मोहो जो करती है, ये अर्थ क्रस्ट को मेंटल से करती है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट को किससे करती है, मेंटल से। ये कहाँ पर है, ये आपका अर्थ क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है मोहो, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका द कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका इज फेमस फॉर विच मिनरल, द कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका इज फेमस फॉर विच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग। कर्नाटका का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखो मैंने अभी बताया था जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो गोल्ड के लिए है, तो सिंपल सी बात है गोल्ड हो जाएगा। कर्नाटका को क्या बताया था मैंने, लैंड ऑफ गोल्ड बोला जाता है, लैंड ऑफ गोल्ड बोला जाता है, अभी हम देख के आ रहे हैं। और 80% भारत का सोना कहाँ मिलेगा आपको, कर्नाटका में मिलेगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साउदर्न मोस्ट ऑफ द हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कि जो आपका साउदर्न मोस्ट है वो कौन सा है, तो वो शिवालिक है। देखो इनकी रेंज याद कर लो, जो आपके हिमालय है उसकी रेंजेस हैं। सबसे पहले आपका है बेटा सेकंड, इस तरह से सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालय, ये है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय रेंज है और ये बिल्कुल नॉर्थ में है। ठीक है, जैसे उसमें साउथ में मतलब ये आपकी इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद बीच में है जिसको बोला जाता है लेसर हिमालय, लोअर हिमालय भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद बिल्कुल साउथ में कौन सी है, शिवालिक है। कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है। तो यही पूछा था कि देखो नॉर्थ में हमारा ये आ गया, साउथ में हमारा ये आ गया, तो हमारा यही पूछा था साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है हिमालय की, तो वो हो जाएगी आपकी शिवालिक रेंज। यार इधर बहुत ड्रम बजते हैं बगल में, मतलब प्रैक्टिस हो रही है, वो एकदम ड्रम बजाते हैं ना, पता नहीं आपको वीडियो में ऐसा ना हो आवाज़ जा रही हो, वैसे तो थोड़ी कम आवाज़ आ रही है लेकिन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिलेट टू द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस कथन प्रशांत अग्निवल्य से सबसे अच्छा संबंधित है। तो ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, ये किसको बोला जाता है, ये आपका वोल्केनिक और अर्थक्वेक को बोला जाता है, ये बात पता होना चाहिए। नॉन फॉर वोल्केनिक, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसके लिए प्रसिद्ध, मतलब किससे एसोसिएट है, वोल्केनो और अर्थक्वेक से एसोसिएट है। और इसमें ज़्यादा डेप्थ में सवाल बनते नहीं है, तो बस आप इतना ही करो, नहीं तो डेप्थ में जाओगे तो पूरा मैं आपको समझाता पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होती क्या है। लेकिन देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा कंटेंट ना दूँ, जितना दूँ उतना मोर देन, मतलब उतना ही दूँ जितना सफिशिएंट है, जितना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड। ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स बोल लो, बुशिस बोल लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो अब आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में ही हमने थोड़ा डिटेल देखा था, उसके बाद तो हम सवाल अब खुद बना रहे हैं। जो ये सारे 65 क्वेश्चन आए थे एमटीएस में, अब देखो कि अगर आप ये लेक्चर देख लोगे तो कितना बेनिफिट हुआ होगा आपका। और देखो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, हम जो करने वाले हैं। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में अबाउट दिस लेक्चर कि आपको कैसा लगा, और जेन्युइन फीडबैक शेयर करना। कुछ गलत लगाए तो गलत, कुछ सही लगाए तो कुछ सही, कोई ओपिनियन कोई सजेशन देना है तो अपना सजेशन भी दे सकते हो। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज फॉर हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। कि जो भारत में हाईएस्ट बारिश होती है उसका वजह क्या है, सर्वाधिक बारिश का मुख्य कारण क्या है, तो हम देख चुके हैं क्या है, साउथ वेस्ट मानसून है आपके। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे पहले कहाँ पर होती है, ये भी सवाल आया ना, केरल में होती है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ मस्ट शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। हमने पहला लेक्चर किया है हिस्ट्री का, दूसरा पॉलिटी का, तीसरा ज्योग्राफी का, चौथा लेक्चर करेंगे हम इकोनॉमिक्स का। फिर हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस तरह से हम आने वाले अपने लेक्चर्स करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जो ये PYQ सीरीज चल रही है उसमें। चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।